नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को होनी है वोटिंग, लेकिन इस विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हूं मैं, अदिति त्यागी। आज से 5 महीने पहले इस देश ने बदलाव का जनादेश देकर नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर पर बैठा दिया था। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था, वहीं बीजेपी के लिए बड़ा जन समर्थन भी था। लेकिन क्या बीते 5 महीनों में सियासी मूड में किसी तरह का बदलाव हुआ है या फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का जादू बरकरार है? दोनों राज्यों में दखल रखने वाले बाकी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल किस तरह से वोटर्स के बीच अपनी पैठ रख रहे हैं, हम इन तमाम सवालों की एनालिसिस करेंगे। तो अगले 2 घंटे आपको रहना है जी न्यूज के साथ, क्योंकि जी मीडिया के लिए किए गए तालीम रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सर्वे में सीट्स और वोट परसेंटेज का अनुमान तो आपको देखने को मिला ही, साथ ही दोनों राज्यों में किस तरह के सियासी समीकरण बन सकते हैं, इसको लेकर भी हम तफसील से बात करने वाले हैं। तो हमारे इस सर्वे के रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए एक बहुत बड़ा सा पैनल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सरदाना भी हमारे साथ रहेंगे, वहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सर्वे के रिजल्ट्स दिखाएं। जल्दी से आपको दिखाते हैं इन दोनों राज्यों के सर्वे के लिए मेथोडोलॉजी का जिसका इस्तेमाल किया गया क्या थी वो। महाराष्ट्र और हरियाणा में सिंहासन की जंग में बाजी कौन जीतेगा? जी न्यूज आज आपको दोनों राज्यों की सबसे भरोसेमंद सियासी तस्वीर दिखाने जा रहा है। जी मीडिया महाराष्ट्र में तालीम रिसर्च फाउंडेशन और हरियाणा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए हुआ ओपिनियन पोल आपके सामने ला रहा है। आज दोनों राज्यों के लोगों के मुद्दे और उनकी पसंद नापसंद हमारे इस ओपिनियन पोल के जरिए सामने आएगी। किस राज्य में कौन सी पार्टी मतदाताओं की सबसे बड़ी उम्मीद बन रही है, हमारे ओपिनियन पोल में इसकी साफ बानगी मिल रही है। महाराष्ट्र में 6 और 7 अक्टूबर को हुए इस सर्वे में सभी क्षेत्रों मुंबई, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के लोगों की राय ली गई है। सर्वे में एससी और एसटी तबके को उचित तरीके से शामिल किया गया। सर्वे में 30 विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 पोलिंग बूथ के 30-30 मतदाताओं को रैंडम तरीके से चुना गया। 8 अक्टूबर को कुछ मतदाताओं के इंटरव्यू भी लिए गए। इस रिसर्च के सैंपल साइज में 54.3% पुरुष और 45.7% महिलाएं थी। सर्वे में सभी सामाजिक और आर्थिक तबके को शामिल किया गया है। सर्वे में जो सीट प्रोजेक्शन है उसमें 5% तक बदलाव हो सकता है। हरियाणा में 28 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच सभी विधानसभा सेगमेंट्स में सर्वे किए गए। 9000 सैंपल साइज के साथ ये सर्वे किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां पर हम आपको बता दें 5% का असर हो सकता है, बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो महाराष्ट्र में तालीम रिसर्च के सर्वे में जब हमने ये पूछा कि क्या कांग्रेस एनसीपी सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, तो ये आंकड़े आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दरअसल 37.9% लोगों का जवाब रहा हाँ, वहीं 53.8% लोग, जी हां, करीब 54% लोग सरकार के कामकाज से असंतुष्ट दिखे हैं। वहीं 8.3% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो यानी एंटी इनकम्बेंसी, जिसका जिक्र हमने लोकसभा चुनावों में भी किया है, अक्सर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है कांग्रेस एनसीपी की सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में, जहां पर आधे से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स जो हैं जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा सा पैनल है, रोहित सरदाना भी है मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले एक और सवाल जो हमने अपने मतदाताओं से पूछा था वो ये कि क्या अभी तक महाराष्ट्र में काबिज रही कांग्रेस एनसीपी के कामकाज जो था उसमें वो कितने प्रभावित हुए हैं? तो 38.9% लोगों ने कहा उससे प्रभावित हुए हैं, कामकाज का असर दिखा है। तो वहीं 38.1% इससे नकारात्मक रुख उनका दिखाई दिया। नो उन्होंने कहा। 23% लोगों ने अपनी राय जाहिर करने से मना कर दिया। जो 23% का आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, यानी 23% मतदाता अब भी अपना रुख तय
नहीं कर पाए हैं और शायद यही बहुत बड़ा रोल यहां पर निभाने वाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान हैं, एक बड़ा पैनल, हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर हैं, तो साथ ही हमारे साथ एमएनएस के वागीश सारस्वत हैं। एमजे अकबर साहब, आप ही का रुख पहले कर लेती हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हमने प्रदर्शन देखा बीजेपी का, पहला सवाल हमारा जो था वो यही था कि क्या वो एनसीपी कांग्रेस अलायंस के कामकाज से खुश हैं। 54%, करीब 54% लोग नकारात्मक जवाब उनका रहा, नो में उनका आंसर आया। बीजेपी के लिए अच्छी खबर? अच्छी खबर तो है, और इसका इजहार आप इलेक्शन कैंपेन में अभी देख सकते हैं। आप देखिए, आपको अगर देखना हो ना ओपिनियन पोल के सिवा कि किस रुख पे हवा बह रही है, तो आप जो कैंपेन पे जाके आप लोगों के आंख देखिए, आपको आंख में चमक और रोशनी नजर आएगी। उससे पता चल जाता है कि लोग किस तरफ वोट देने वाले हैं, और वो रोशनी चमक सिर्फ बीजेपी की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़बरदस्त एक क्वांटम लीप ऑफ कॉन्फिडेंस जो हुआ है बीजेपी में, और इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो जो गुस्सा है लोगों में वो है करप्शन के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है करप्शन के ऊपर। और दूसरा जो है कि लोगों ने बिल्कुल कामकाज नहीं किया है, कुछ कामकाज नहीं किया है। ये डेवलपमेंट और करप्शन, और दोनों मुद्दों पे लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत है। और वो जानते हैं कि इन दो मुद्दों पे वो ज़रूर जो है महाराष्ट्र को वापस अपने डेवलपमेंट और एक साफ सुथरी सरकार की तरफ ले जाएंगे। और बाकी और भी कई कारण हैं, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा टान रहा है वोट। एक और जो आपको बात बता दूं कि जब कोई किसी पार्टी के पीछे मोमेंटम बन जाता है ना किसी भी इलेक्शन में, तो उसके फिर वोट में एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेस के जगह पे एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस आ जाती है। और ये देख लीजिएगा आप टान के, मुझे पता नहीं आप कितने सीट देंगे कि नहीं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में खुद सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा मिलेगी। एमजे अकबर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को दिखाएंगे कितने नंबर हम बीजेपी को इस समय दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा पहला सवाल रहा सरकार के कामकाज से संतुष्टि को लेकर, उसमें आधे से ज्यादा जो लोग थे, रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने नेगेटिव में जवाब दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी हैं। गौतम लहरी जी, एक बात तो साफ है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वहां पर दिख रही है। तो कहें जो हमने एक्सटेंशन जो लोकसभा इलेक्शंस में देखा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, एनसीपी के साथ उसका अलायंस था, टूट चुका है इन इलेक्शंस में, लेकिन जिस गुस्से को हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा, उसी का एक्सटेंशन हम इस समय महाराष्ट्र में देख रहे हैं। देखिए, एक बात तो मानना ही पड़ेगा, 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार रहते हुए एमजे अकबर साहब ने अभी जो कहा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, वो अभी भी देश में सबसे साफ सुथरा छवि का इंसान और नेता माना जाता है। उसका सरकार मंत्रिमंडल के खिलाफ भले ही बहुत सारे शिकायत होंगे, लेकिन वो ज्यादा दर पे होगा एनसीपी के खिलाफ। इसलिए कांग्रेस के तरफ एक तरह से एक फायदा ही हुआ, मैं मानता हूं, मैं रिजल्ट का बात नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटिकली एक फायदा हुआ कि एनसीपी का बैगेज उसको ऊपर से कंधे से चला गया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो थे, जो करप्शन और भ्रष्टाचार जो थे, वो अभी जूझना पड़ेगा एनसीपी को। तो इसलिए वो जो आपको जो रोष दिखाई दे रहा है, भले ही वो हो, लेकिन उसके साथ साथ तो मानना ही पड़ेगा, पिछले कुछ सर्वे भी मैंने देखा कि अभी भी पॉपुलर सीएम के नाते वो पृथ्वीराज चौहान का नाम ही सबसे आगे आ रहा है। इसलिए ये एक एडवांटेज है कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का बाकी दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन उनका जो कामकाज है, जो कामकाज पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो एक सबसे बड़ी शिकायत वो था कि वो एनसीपी के साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा था, इसके लिए एक गलत छवि जनता के मन में गया था, उसका असर शायद हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना आप बोल रहे हैं कि सर्वे में, आप देखिए एक जगह पे है कि सरकार का कामकाज का असर हुआ कि नहीं हुआ, उसमें 23% अभी भी अनडिसाइडेड है। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये डिसाइड कर सकता है किसी पक्ष में, तो उसी तरह भी रिजल्ट जा सकता है।
तो जी न्यूज पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। ब्रेक से पहले हमने 2 सवालों पर आपको मतदाताओं की राय दिखाई थी। पहला सवाल हमारा सीधा सा था उनसे, क्या वो कांग्रेस एनसीपी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उसे लेकर देखने को मिली थी। 53.8% लोगों ने कहा था नहीं। साथ ही हमारा दूसरा सवाल ये था, क्या वो मौजूदा कामकाज के असर, सरकार के कामकाज के असर को देख पा रहे हैं। उसमें भी जो ओपिनियन थी वो डिवाइडेड थी। चलिए अब तीसरे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। हमने ये पूछा कि वो कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिन पर उनका सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है। तो महंगाई का मुद्दा, जी हां, जनता महंगाई से त्रस्त है। 79% लोगों ने महंगाई से त्रस्त खुद को बताया, महंगाई की मार को बताया। वहीं 72% लोगों ने कहा बिजली, सड़क, पानी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। 63% ऐसे भी थे जिन्होंने बेरोजगारी और 59% ऐसे जिन्होंने भ्रष्टाचार, जो करप्शन के मुद्दे की बात थोड़ी देर पहले एमजे अकबर साहब कर रहे थे, उन्होंने इसे मुद्दा बताया है। 50% लोगों ने आर्थिक विकास की बात कही है। तो 17% लोग, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसानों की खुदकुशी देखने को मिली है, खासतौर पर विदर्भ में, उसे एक बड़ा मुद्दा बताया है। सांप्रदायिकता को 14% लोग एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। तो वहीं 13% लोगों में असुरक्षा की भावना है और वो इसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। और साथ ही हमने सर्वे में वोटर से ये भी पूछा कि क्या इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। तो 46.4%, यानी आप कह सकते हैं कमोबेश 47% लोगों का जवाब हां में रहा। वहीं 34.9%, यानी करीब करीब 35% ने कहा नहीं। और साथ ही 18.8% लोगों ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। और रोहित सरदाना मेरे सहयोगी मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ हैं। रोहित, अपने आप में महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरीके के आंकड़े अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, और उन आंकड़ों को देखने के बाद शायद सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बीजेपी को भी थोड़ी सी चिंता होगी रोहित, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुद्दा है। बेशक अदिति, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की आत्महत्या, 17% लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो ये कि जिस मसले पर सबसे ज्यादा बयान दिए जा रहे हैं, जिस मसले पर सबसे ज्यादा भाषण हो रहे हैं चुनावी रैलियों में, वो सरहद पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर हो रहे हैं। और वो मुद्दा इस पूरी लिस्ट से गायब है। यानी कि विधानसभा चुनाव में आम लोग जब वोट डालने जाएंगे तो वो ये देखकर नहीं जाएंगे कम से कम कि सरहद पर उनकी सरकार ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी तब जब युद्ध नहीं हो रहा है, तब जबकि केवल दोनों तरफ से तनाव दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ साथ एक सवाल हम अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दें, हमने जो अपने पूछा तमाम लोगों के बीच में जाकर, किसको कितने फीसदी वोट मिलते हैं इस सर्वे के मुताबिक, किसको कितने फीसदी वोट मिलते हैं, ये एक बड़ी चीज है। जरा हम अपने दर्शकों को वो आंकड़ा दिखा दें कि वोट प्रतिशत कितना निकल कर आ रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। वो तस्वीर एक बार आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं, कुछ खास मेहमान यहाँ मेरे साथ भी मौजूद हैं। मेरे साथ अतुल लोंढे साहब है जो एनसीपी के नेता हैं। स्वागत है अतुल जी आपका। और ये भी बता दूं कि उदय निरगुड़कर हमारे साथ हैं, जी 24 तास के संपादक हैं उदय, और वो इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। एमजे अकबर से आप रूबरू हो चुके हैं, वागीश सारस्वत से आप रूबरू हो चुके हैं, गौतम लाड़ी से आप रूबरू हो चुके हैं। उदय निरगुड़कर, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप, तो मेरा बड़ा सीधा सा एक सवाल है कि ये कहना कि मुद्दों में महंगाई सबसे ऊपर है और जिस पर सबसे ज्यादा बयान दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान का मुद्दा कहीं है ही नहीं, और भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसकी उम्मीद कर रहे थे वो 60% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। इस पूरे आंकड़े को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ये लोकल इश्यूज के ऊपर, रीजनल इश्यूज के ऊपर लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में प्याज की महंगाई को लेकर बड़ा तनाव चल रहा था। प्याज की महंगाई हो या किसानों को जो उसके भाव मिलता हो, उसके बारे में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे। उसके तहत जो भी भाव बढ़े थे उसके कारण महंगाई का मुद्दा आज सबको बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन आज जो सबसे अहम बात यह है कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, आरक्षण का मुद्दा सबसे कम लग रहा है।
क्योंकि जो अपनी निजी जिंदगी से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अपने को रोज जो फेस करना पड़ता है, उसके बारे में जो उनको कठिनाइयां हैं वो उनको सॉल्व करनी चाहिए। वो उनको सॉल्व करने वाला आदमी या उनको सॉल्व करने वाला एक कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और उसी के तहत मुझे लगता है उसी के मुद्दों पर ये मतदान जो होता है, इसके तहत मैं मानता हूं एक वोटर प्रगल्भ बनते जा रहा है अपने आप में, एक अच्छी बात है। जी जी उदय, हमने एक आंकड़ा रख दिया अपने दर्शकों के सामने, वो वोट परसेंटेज का आंकड़ा है। हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से वो पूरी पिक्चर दिखा देते हैं कि ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसको कितने फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के तहत जब चुनाव होते हैं, अगर हम आज अनुमान लगाएं 15 तारीख को क्या तस्वीर होगी, वो आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या कह रहा है, बीजेपी को 28% से कुछ ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 19.7% लोगों को लगता है कि वो वोट करेंगे। शिवसेना को भी 18% के आसपास वोट मिलने का अनुमान है। एनसीपी को 12% तक वोट मिल सकते हैं, और एमएनएस को 2.7% वोट, 3.5% अन्यों के खाते में, और पता नहीं 15% से कुछ ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं अभी वो किसको वोट करेंगे, और नोटा के लिए भी 1% से कुछ कम लोग वोट करते हैं, इसका अनुमान है। एक अतुल लोंढे, मैं सीधा जल्दी से आपका एक कमेंट चाहता हूं। एनसीपी को आपको लगता है कि नुकसान जितना दिख रहा है ओपिनियन पोल में, उतना आपने कैलकुलेट किया था? रोहित जी, आप एक बात समझ लीजिए, पिछले 5-6 दिनों में कम से कम 7 से 8 सर्वे आए हैं। कल ही सकाल शाम का एक सर्वे आया था, और एबीपी नेल्सन का भी सर्वे आया था। उसमें हमको 23% वोट दिखा रहे थे, जबकि सकाल का सैंपल भी सबसे बड़ा है, क्योंकि उनके रिपोर्टर गांव-गांव तक है, और आप 12% दिखा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से स्प्लिट होने के बाद। जी बोलिए, आप बोलिए। ठीक, आप बोलिए। जो डिफरेंस जो आ रहा है हर एक सर्वे के एजेंसीज में, वो डिफरेंस समझ के परे है, नंबर 1, क्योंकि 10% के डिफरेंस में चुनाव इधर का उधर हो सकता है। करीब 30 से 40 सीट जो है उसमें इधर उधर हो सकती है। तो ये समझना काफी परे है। सिचुएशन जितना कंफ्यूजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जितना वोटर्स को है, ये सारा सामने उभर कर आ रहा है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद कैंडिडेट्स भी स्प्लिट हो गए, और उस बीजेपी को ज्यादा प्रतिशत वोट दिख रहा है, जहां पर 55 जो उम्मीदवार है, वो जो विधायक कभी कांग्रेस के साथ थे, कभी राष्ट्रवादी के साथ थे, कभी शिवसेना के साथ थे, वो वहां पर गए जिनको डंप किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, बार बार इनके विधान जो है वो गलत आया। अभी कल का मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, उसमें उन्होंने विदर्भ को तो स्टैम्प पेपर पर गडकरी साहब ने नागपुर में लिख के दिया था कि आप हमको सत्ता दो, उसके बाद हम आपका पृथक विदर्भ कर देंगे। इसके मुद्दों के बावजूद, इतना मुकरने के बावजूद, झूठ बोलने के बावजूद इस तरह के अगर सर्वे आते हैं तो ये कंफ्यूजिंग है। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन ये समझ के परे है। ठीक, आपको कह रहे हैं कि समझ के परे है। मैं वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, आपकी अपनी पार्टी ने भी कोई ना कोई सर्वे किया होगा, आपका अपना आंकड़ा क्या कहता है? एमजे अकबर साहब, 28% वोट, इसको क्या माने? ये मोदी लहर है? बिल्कुल, देखिए मोदी जी जहां जाते हैं, अभी भी देश में उनके ऊपर जो भरोसा है, वो खुद मेरा मानना है कि वो पार्टी की वोट को ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप के ऊपर लोगों को बहुत बड़ा भरोसा है। जहां तक इश्यूज़ की बात है, हाँ लोकल इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं। आपके जो सर्वे किए गए थे वो उस वक्त सर्वे किए थे जब ये जंग जो है पाकिस्तान के साथ, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कुछ दबी हुई थी। लेकिन जो मोदी जी की लीडरशिप हुई है इसमें, इसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं महंगाई की आप देखिएगा कि महंगाई जो है कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो गई है 5 महीने। इसका असर लोग देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि ये भी एक लंबी लड़ाई है, अचानक नहीं होगा। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी ने जो एक इन्वेस्टमेंट का माहौल देश के अंदर, इंटरनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट, मेड इन इंडिया का जो नारा दिया है, लोगों को पता है कि मेड इंडिया का मतलब है जॉब्स इन इंडिया। तो नौकरी जो यूथ है, वो खास तौर पे यूथ मोबिलाइज करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आप देख रहे हैं ना, डोंट नो, ये 15% हो, 18% हो, जितना भी हो, इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है लीडरशिप की, ये बीजेपी की तरफ जाएगा। क्योंकि लोगों को एक और बात मैं आपको बता दूं, ये पिछले कई असेंबली इलेक्शंस और नेशनल असेंबली में इसका
एक एविडेंस मिल गया है कि लोग अब एक स्टेबल सरकार चाहते हैं और जानते हैं कि स्टेबल सरकार में ही डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी का सरकार चाहते हैं, लीडिंग पार्टी सरकार को चाहते हैं, बहुत आगे ले जाता है। अगर आप 28% अभी दिखाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है ये 33%, 34% वोट बन जाएगा। चलिए, आपको 34% की उम्मीद है। हमें लगता है कि जब हम सीट का बंटवारा आपको बताएंगे, ओपिनियन पोल क्या कहता है, सीट का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है, तो आपको जरूर हो सकता है थोड़ी सी चिंता हो। और उदय हमारे साथ हैं, वागीश जी वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए, गौतम जी आपके पास भी आऊंगा, मनीषा अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, शिवसेना की नेता है।